जैसी विशेषताएं हासिल करने के लिए प्रयासरत भी है। हमारी अनुसंधान की क्षमता का एक पैमाना इस अल्प समय में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा करीब 150 से ज़्यादा पब्लिकेशन, इंटरनेशनल या नेशनल पब्लिकेशन है, जो ये दर्शाता है कि हम निरंतर अपने प्रयास में लगे हुए हैं। समाज के प्रति अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 5 वर्षों में करीब 200 से अधिक युवाओं को अनुसंधान की विभिन्न कलाओं में शिक्षित भी किया है। साथ ही जनहित के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों के भागीदार भी हुए हैं। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने पड़ोस के 2 गांवों में स्वच्छता से संबंधित कई कार्यक्रम किए हैं, जिसमें वाटर फिल्टर का वितरण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, प्लास्टिक यूज के प्रति लोगों को जागरूक, प्लास्टिक ना यूज करने, सिंगल यूज प्लास्टिक के दुरुपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करना जैसे कुछ मुख्य कार्य हैं। गत वर्ष कोरोना के समय भी मुख्यालय के आदेशानुसार हमने अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें डेपो के रूप में पूर्ण मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किट पहुंचाना, पहले चरण में भोपाल में सीरो सर्वे करना, बीसीजी ट्रायल का हिस्सा और सोशल स्टिग्मा प्रोजेक्ट का हिस्सा हम रहे हैं। भविष्य में भी हम देशव्यापी पर्यावरण स्वास्थ्य सर्वे, जिसकी रूपरेखा तकरीबन तैयार हो चुकी है, तथा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वायु प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव के अध्ययन के कार्य के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। अंत में इस संकल्प के साथ कि स्वास्थ्य और खासकर पर्यावरणीय स्वास्थ्य से संबंधित अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर हम इस संस्थान के अस्तित्व को सार्थक करेंगे। मैं पुनः एक बार आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर आर धालीवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि अपने कुछ विचार इस शुभ घड़ी में व्यक्त करें। नमस्कार, सुप्रभात। माननीय हर्षवर्धन जी, डीजी साहब, डायरेक्टर साहब, सभा में बाकी सभी माननीय। I have been associated with this institute for almost since its inception and even before that. And जैसा कि डायरेक्टर साहब ने कहा, हमने बहुत कम समय में ये बिल्डिंग खड़ी करके दिखाई है। एंड इसीलिए हो पाया क्योंकि वहाँ से हमारे यहाँ से पूरा सपोर्ट था एंड इसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल स्ट्रिक्ट हुई थी। एंड बीच में हर महीने ऑलमोस्ट मीटिंग होती थी टू इंश्योर के सारा काम सही समय से चल रहा है एंड इसमें जितने भी ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट है वो सारे इसमें इंकॉर्पोरेट हो पाए। ऑन द साइंटिफिक साइड, जैसा कि डायरेक्टर साहब ने पहले कहा है, पहले ये भोपाल गैस पर केंद्रित था, तो जब से ये इंस्टीट्यूट बना है इसका मैंडेट चेंज हुआ है। अब ये परिवहन के लिए परिवारणीय हेल्थ के लिए काम करना है इसमें, तो उसका फोकस भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। अब प्राइमरली फोकस अब वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन की तरफ चला गया है, तो वो भी एक अच्छा मोटिव है फॉर दिस इंस्टीट्यूशन टू डेल्व इनटू। एंड उसके अलावा एक आम जनता के लिए परिवहन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या एक्सपोजर्स हो सकते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए ये इंस्टीट्यूट कोशिश कर रहा है करने के लिए। एंड होपफुली इस साल में वो प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा जिसमें हम पूरे देश का के परिवहन की वजह से क्या क्या एक्सपोजर्स हो रहे हैं तो जनरल पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए उसका एक अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी शायद इस साल में शुरू हो सकता है।
तो बाकी मेरी शुभकामनाएं इस इंस्टीट्यूशन के लिए ताकि और बढ़े और अच्छा कार्य करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस गरिमामय अवसर पर हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बलराम भार्गव, महानिदेशक ICMR से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो इस सभा को संबोधित करें। Our beloved chief guest, Dr. Harshvardhan Sahib, Minister of Health and Family Welfare and Environment and Science and Technology, the Minister of Family Welfare of Andhra Pradesh, Dr. Prabhuram Chaudhary, Dr. Dhaliwal, Dr. Tiwari, Dr. Yogesh Samte, Scientist Lead, honorable dignitaries in the audience, Dr. K.K. Dubey, Director, Kamla Nehru Hospital, Dr. Prabha Desikan, Director, Gopal Memorial Hospital and Research Center, senior scientists, retired scientists, as well as current scientists, and technical officers and staff and press. Warm welcome for a great occasion for India. This is a landmark occasion for a green building for environment, which has become the most important topic for having a bearing for health of all human beings and animals as well. This green campus, which has already been mentioned, has been inaugurated today by our Honorable Health Minister. Thank you so much, sir, for taking time out from your busy schedule and coming to inaugurate this institution, which we have great hopes for and should be able to develop into a huge, not only a national institute, but an international institution in the future to come under the dynamic leadership of the director, Dr. Tiwari. We know that environment has played a major role in the health of all human beings. We have seen in this 20 years of this millennium, we have seen so many outbreaks, SARS, MERS, Nipah, as well as COVID, and it is all related to extreme connectivity, extreme travel, deforestation, destruction of the environment, as well as global warming and climate change. So work done at this institute should inform not only the nation, but also the international scientific community, that how changes in environment are affecting human health. Ultimately, it is human health that we are essentially responsible for, and that is going to be the most important aspect of this institute. The role of use of more and more use of chemicals, lead poisoning, arsenic, environmental disruptors, hormonal changes, because of chemicals that are now being used in our every day-to-day life, has to be studied extensively, and good policy recommendations be given and good guidance be given to the Government of India, so that we are able to take human health despite these problems. An example of which we saw just now was the heating of water tanks and their leaching of plastic from pickle bottles. All these are long-term causing cancer, long-term causing endocrine disruption and other problems which we need to address very seriously. Now, the highlights of this building, which has the state of Madhya Pradesh has very graciously given us this land of 20 acres free of cost for building this institution, and congratulations to the architects as well as the construction agency who have completed in record time and built this beautiful building. Congratulations to you for making this Vastu specific. It is based on our Indian Vastu principles. Good lighting, natural lighting,
eye sieving, solar heating, solar lighting, photovoltaic lighting, rainwater harvesting, as well as the beautiful reflecting pool that has been made, soothing to the mind, soothing to the brain, soothing to all people, so that with so much of information, we have to keep our mind also cool and relaxed, and that is the most important thing which this institution is providing to the scientists as well as the technical officers as well as administrative officers, all staff of this institution, and it provides such peace of mind, this campus, that it is the Karma Bhumi which I feel you people have to take to its logical end and show the nation. It should not be the plan for the biorepository is a good plan, and we will take that up in future, because we are building a big national repository in Delhi, but we will have a regional bio, have total of 160 new positions, and in the next 60 days we should have them filled up very fast, and your institution will also benefit from that in a big way. So I would like you to speak with the architects and I want that same speed that we have shown in COVID, and in terms of work, in terms of the civil survey, in terms of studies, same kind of speed. If it is maintained the same momentum in this institution, sky is the limit, and I wish you all the best, and I'm sure you will deliver under the dynamic leadership of Dr. Tiwari, and wish you all the best. Thank you so much. धन्यवाद सर, आपका उत्साहवर्धन संबोधन और आपका मार्गदर्शन हमारे संस्थान को निश्चय ही नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन, से निवेदन करूंगी कि वो हमारी सभा को संबोधित करें। आज के ICMR द्वारा ग्रेड इंस्टीट्यूट का जो इनाग्रेशन के शुभ अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय एवं स्वास्थ्य मंत्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हमारे आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित ICMR के महानिदेशक सम्मानीय डॉक्टर बलराम भार्गव साहब, सम्मानीय डॉक्टर RS धालीवाल वैज्ञानिक जो हमारे, सम्मानीय डॉक्टर RR तिवारी जी, और उपस्थित सभी हमारे साइंटिस्ट, उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो इस ओकेजन पर मैं हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी का इस भोपाल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने समय निकाल कर भोपाल के लिए आज यहाँ पर समय दिया। पिछला एक साल जिस तरीके से कोविड महामारी से निकला है, सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया जहां भयभीत थी, उसमें देश का हेल्थ डिपार्टमेंट की जवाबदारी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के पास थी। डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश में जिस तरीके से कोविड की इस महामारी को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि जो वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उनके मार्गदर्शन में एक कम समय में और कम लागत की जो वैक्सीन बनाकर तैयार की, वो सिर्फ देश के लिए ही गर्व नहीं, देश से विदेशों में भी हमारी वैक्सीन वहाँ पर
जा रही है उसका श्रेय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, जो स्वास्थ्य की पूरी देश की जवाबदारी निभाए। जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई तो तरह तरह की टिप्पणियां देश के कई लोगों ने की कि वैक्सीन लगाओगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पूरे देश में संभाला और उन्हीं के मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी कोविड को कंट्रोल करने के लिए जो काम किया, जिसमें चाहे हम लोगों ने फीवर क्लिनिक की बात हम करें या कोरोना के जो अभियान चला गया उसकी हम बात करें, काम करने का प्रयास किया। और जब वैक्सीन मिली, वैक्सीन को भी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से जो तैयारियां उनके मार्गदर्शन में की थी, मध्य प्रदेश के अंदर प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइन आपके द्वारा दी गई थी उसके मार्गदर्शन में प्रदेश के पूरे हमारे स्वास्थ्य के हमले में कोशिश की है और प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन भी चल रहा है। अभी देश में हम अगर गुजरात को छोड़ दें तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में आपके मार्गदर्शन में लोगों ने यहाँ पर काम किया है। और इस कोविड के साथ साथ भी जितना चैलेंज हमारे यहाँ पास था, ग्रामीण अंचलों में जहाँ आईसीयू के बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की पूरी तरह सप्लाई नहीं थी, समान बेड की स्थिति नहीं थी, इन सब को क्रिएट करके आपके मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की और उसको कंट्रोल करने की स्थिति में लाए। आज वैक्सीनेशन का अभियान पूरा अच्छे तरीके से चल रहा है। आज के इस हमारे जो मेरे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एनवायरमेंटल हेल्थ, जो कि आज जरूरत है, आवश्यकता है, देश में अनेक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया में सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको अवसर मिलने की आवश्यकता है, अच्छे इंस्टीट्यूटों की आवश्यकता है। भोपाल में जैसा कि बताया गया कि 2010 से यहाँ पर आईसीएमआर द्वारा जो जवाहरलाल नेहरू में इसका ऑफिस खोला गया था और गैस ट्रेजेडी के समय जो लोग यहाँ पे प्रभावित हुए उसके लिए भी काम यहाँ पर किया गया। जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एनवायरमेंटल हेल्थ है, जो आज देश की आवश्यकता है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने भी तुरंत यहाँ जो जमीन की लैंड की आवश्यकता थी वो लैंड उपलब्ध कराई और जो डिपार्टमेंट से जिस तरीके से एनओसी वगैरह मिलना थी वो समय सीमा में करकर कोशिश की है, जिससे सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए ये इंस्टीट्यूट एक कारगर सिद्ध होगा। और आपके मार्गदर्शन में जिस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ के इंडिकेटर, चाहे आयुष्मान भारत निरामय योजना की हम बात करें और चाहे हम टेलीमेडिसिन की जो सेवा देने की हम बात करें, मध्य प्रदेश आपके मार्गदर्शन में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं, आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आपकी भावनाओं के अनुसार जिस तरीके से आप पूरे देश में इस साल का जो बजट आपने जिस तरीके से दिया है भारत सरकार ने, और मध्य प्रदेश के लिए भी जो आपने प्रावधान किए हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। आज जो इंस्टीट्यूट यहाँ बनकर तैयार हुआ है, यहाँ के जो साइंटिस्ट, यहाँ के सभी अधिकारी, और जैसा कि बताया गया कि ये हरित प्रांगण बनाने का जो प्रयास किया गया, जिसको गोल्ड मेडल मिलने की एक मतलब उम्मीद नहीं, मतलब मिलेगा ही निश्चित रूप से। तो इसमें जो आज जिस तरीके से औद्योगिकरण की हम बात करें या दूसरे अन्य इस तरीके से पर्यावरण की जो व्यवस्था है, वन जो कट रहा है, तो जिससे जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, ऐसे में मानव को स्वस्थ रखने के लिए जो हमें पहले से तैयारी करनी है, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। बीमारी हो जाए उसका हम इलाज करें, इससे बेहतर है कि हम उसको पहले ही उसको रोकथाम के लिए पूरे उपाय करें। उसमें ये इंस्टीट्यूट बहुत कारगर सिद्ध होगा मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। और भोपाल के लिए हमें गौरव है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतना बढ़िया आज हमने जो देखा जिस तरीके से बनाया गया है, इसका
पूरा जो ड्राइंग और जो प्लान और जो यहाँ पर लैब जो तैयार किए गए हैं निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा। अंत में मैं फिर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ। ये इंस्टीट्यूट प्रोग्रेस करेगा और देश में अपना स्थान बनाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। हम आशा करते हैं कि आगे भी स्वास्थ्य मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमारे संस्थान को सभी कार्यों में सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। अब हम अपने मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे आए और हमारे संस्थान को अपने शुभाशीष को अंकित करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, ICMR के डीजी और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च भारत सरकार के सेक्रेटरी डॉक्टर बलराम भार्गव जी, इस प्रतिष्ठित संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर धालीवाल, डॉक्टर योगेश, कार्यक्रम में भोपाल के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के डायरेक्टर्स, वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, सभी रिसर्च स्कॉलर्स, यंग स्टूडेंट्स और इस संस्थान के सभी कर्मचारीगण और मीडिया के मित्रों, मुझे आज इस संस्थान में आने पर जिस प्रकार के हर्ष और संतोष की अनुभूति हो रही है उसको शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। उसके अनेक कारण हैं, क्योंकि मैं स्वयं एक डॉक्टर भी हूँ, अभी हेल्थ के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेस का मिनिस्टर भी हूँ और 2 वर्ष से ज़्यादा एनवायरनमेंट मिनिस्टर के रूप में देश के काम करने का सौभाग्य मिला और अपने DNA से मैं पूरी तरह से एनवायरनमेंट प्रेमी व्यक्तित्व हूँ और राजनीति में आने से पहले भी पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और इससे जुड़े हुए सभी संबंधित विषयों के लिए जो भी कुछ संभव सरकारों को, वैज्ञानिकों को, एनवायरमेंटलिस्ट को, NGOs को, समाज को, सबको करना चाहिए, उसके लिए हमेशा से कृत संकल्प रहा हूँ। मुझे सार्वजनिक जीवन में 27 साल पहले, 28 साल पहले जब प्रवेश करने का मौका मिला था और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, तो उस समय पहली बार मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि भारत में कहीं पर भी एनवायरमेंटल हेल्थ और ऑक्यूपेशनल हेल्थ इस विषय के ऊपर एक प्रकार से किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड या गंभीर प्रयास इस विषय को हैंडल करने के लिए, इस विषय की गहराई और गंभीरता को समझने के लिए और इस विषय के कारण जो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है उसको किस प्रकार से बेहतर ढंग से सुलझाया जाए, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रयास नहीं था। और ये शायद पूरे
भारत में विषय एक प्रकार से इन्फेंसी स्टेज में भी नहीं था। और उस समय 95 के अंदर मैंने दुनिया भर के अंदर जो एनवायरनमेंट और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के विषय के संदर्भ में जो भी होता था उसको कई दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में जाकर उसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। और उसी 90 के दशक के मिडिल में देश की सबसे पहली एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल हेल्थ की सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ ये देश का पहला दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में स्थापित किया था। और उसके बाद उस संस्थान उस क्लिनिक के माध्यम से देश में पिछले लगभग 20 साल से ज़्यादा समय में देश के सैकड़ों हजारों डॉक्टर्स को इस विषय के ऊपर ट्रेन करने का काम किया गया। और पिछले 20 साल में जिस प्रकार से ये विषय धीरे 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 करके ग्रो किया है और ग्रो करने के साथ साथ आज इस एनवायरमेंटल हेल्थ के रिसर्च से जुड़े हुए ICMR के इस प्रतिष्ठित संस्थान को जो कि एकदम आइडियल परिकल्पना को साथ लेकर स्थापित किया गया है, बड़े उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य भी बड़ा है और जिसमें समाज को मदद करने का व्यापक पोटेंशियल है, उसके उद्घाटन समारोह के अंदर मुझे शिरकत करने का मौका मिला है। इसके कारण मैंने कहा कि मेरे लिए ये परम संतोष का कारण है। मैं इस अवसर पर इस संस्थान से जुड़े हुए सभी लोगों को, ICMR को, भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और मध्य प्रदेश शासन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश शासन को इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि जो कल्पना एक बड़ी ट्रेजेडी के बाद जो भोपाल के अंदर, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से सारी दुनिया जानती है, उसके बाद जब एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, उसके साथ जुड़े हुए हेल्थ के दुष्प्रभावों के बारे में रिसर्च करने का एक सोच विकसित हुआ, तो जो एक छोटे से स्थान के ऊपर गांधी मेडिकल कॉलेज में इस सेंटर को या इस कल्पना को मूर्ति रूप दिया गया, उसको 2016 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको ये सपने को बहुत बड़ा किया गया, बहुत एनलार्ज किया गया। और उसको एनलार्ज करने के बाद इस सेंटर को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने जिस प्रकार का योगदान दिया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के कारण आज हमें ये दिन देखने को मिला है। मैं जिन्होंने इस एक्सपर्ट्स ने, इंजीनियर्स ने, सरकारी एजेंसियों ने इसका निर्माण किया, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और ये जिस दिन जब ये 2016 में शुरू हुआ है, तो ये 2016 का वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हुए मैंने जो इस विषय पर जो ग्लोबल समिट होता है, कॉप होता है, उसको भी 2-3 साल लगातार अटेंड किया। और 2016 के अंदर जो कॉप हुआ था वो पेरिस के अंदर हुआ था। और वो पेरिस का कॉप जो है वो सारी दुनिया इसलिए विशेष रूप से याद करती है कि उसमें शायद भारत के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, और जिस प्रकार से फ्रंट से लीड करने का जो उन्होंने वहाँ पर पहल की थी, ये जिसको आज मिशन इनोवेशन कहते हैं, जिसमें दुनिया के 23 देश, बड़े विकसित देश मिलकर और 8 महत्वपूर्ण विषयों पर, जिसमें क्लीन एनर्जी से लेकर बायोफ्यूल्स तक इतनी सारी चीज़ें हैं,
मिलकर रिसर्च करते हैं, उस मिशन इनोवेशन की परिकल्पना, उसको मिशन इनोवेशन का नाम ये उस पेरिस समिट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। और पिछले कई साल से लगातार मिशन इनोवेशन की संसार में होने वाली सभी मीटिंग्स में मुझे जाने का मौका मिला है। और उन मिशन इनोवेशन की मीटिंग्स में उसी के साथ में क्लीन एनर्जी का मिनिस्ट्रियल भी होता है, दोनों एक साथ होते हैं। और वहाँ पर लगातार मैंने देखा है कि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी भारत के प्रयासों की, उससे जुड़ी हुई साइंस में भी, इससे जुड़ी हुई रिसर्च में भी, इससे जुड़ी हुई क्लीन एनर्जी के मूवमेंट में भी किस प्रकार से सराहना करते हैं ऑन रिकॉर्ड। मैंने कोई ऐसा दुनिया का देश नहीं जिसको उस मीटिंग के अंदर भारत की सराहना करते हुए अपने कानों से ना सुना हो या देखा हो। और आज आप हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए जो क्लीन एनर्जी के लिए, और जो कि शायद इसका एक पहलू है कि ये रिसर्च कर रहा है पॉल्यूटेंट्स के ऊपर, लेकिन दूसरा पहलू है कि उस एनवायरनमेंट हेल्थ से जुड़े हुए विषय को गंभीरता से प्रस्तुत करने के लिए कुछ अपने कैंपस के माध्यम से भी चीज़ें शोकेस कर रहा है। तो आप सब जानते हैं कि जो दुनिया के लिए ग्लोबल सोलर अलायंस जो भारत ने प्रस्तुत किया, जिसमें कि इतने बड़े पैमाने पर सारे दुनिया के देश शामिल हो गए हैं। आप जानते हैं कि 2014 में सरकार में आने के बाद 175 गीगावाट जो है भारत 2022 तक इस लक्ष्य तक पहुंचेगा, इसका टारगेट एस्टैब्लिश किया। और अब जब हम उस टारगेट के भी नज़दीक पहुंचने वाले हैं तो प्रधानमंत्री जी ने उस टारगेट को भी जो है रिवाइज करके आने वाले वर्षों के अंदर 450 गीगावाट तक जो है उसको पहुंचा दिया। और आज शायद ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में जो सारे दुनिया की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें उसको ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है अपने बिहेवियर के द्वारा, इस काम को करने में शायद जो भारत की भूमिका है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि भारत ने पहली बार तो ये काम ईमानदारी से पिछले वर्षों में किया, और दूसरी बात कि दुनिया के हर देश को हर 2 साल के ऊपर इंटरनेशनल कमीशन को रिपोर्ट सबमिट करनी होती, डिटेल में उसने क्या क्या किया, किस किस तरीके से किया, उसके अंतर्राष्ट्रीय पैमाने हैं उसको नापने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय उसकी स्क्रूटनी होती है। और आज भी जबकि इतने बड़े बड़े पैक्ट साइन हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए, दुनिया के केवल मुट्ठी भर देश हैं। अभी हमारी कैबिनेट में 1 महीना पहले ही कैबिनेट नोट आया था, जिसमें कि अभी दिसंबर तक के जो सारे डाटास थे वो दुनिया के सामने, जबकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, फिर भी दुनिया के गिने चुने देशों में भारत जो अपनी जो डाटाज हैं, अपनी जो इस संदर्भ में ग्रीन हाउस गैसेस के संदर्भ में जो अपने सारे फिगर्स हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पब्लिश करता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शायद भारत के सभी वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने, सबने मिलकर जो लगातार इस विषय के अंदर प्रयास किए हैं, उसी का ये परिणाम हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो जो विजन है उसमें चाहे उनका स्वस्थ भारत योजना का विजन हो, चाहे उनका उज्ज्वला योजना का विजन हो, हम सब जानते हैं ये सारे काम जो हैं ये एक प्रकार से एनवायरनमेंट को और ज़्यादा उसकी जो सात्विकता है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, और जैसे जैसे हम एनवायरनमेंट की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो वैसे वैसे स्वाभाविक है हम सब डॉक्टर होने के नाते, वैज्ञानिक होने के नाते समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर पाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ जल दिया था, उन्होंने हमें एक साफ हवा दी थी, उन्होंने हमारे लिए घने जंगल दिए थे, उन्होंने हमारे लिए उपजाऊ ज़मीन दी थी, उन्होंने हमारे को रिच बायोडाइवर्सिटी दी थी।
अब और कुछ नहीं तो कम से कम जो हमारे पूर्वजों से हमको मिला मिनिमम उतना तो हम वापस अपने बच्चों को लौटा पाए, ये हम सबकी एक प्रकार से जिम्मेदारी बनती है। और इस जिम्मेदारी के तहत जैसा कि मैं वैज्ञानिकों को विशेष रूप से कहता हूँ कि आपकी एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी खाली रिसर्च करके एक पेपर पब्लिश कर दिया, वो जर्नल में छप गया, आपके अकाउंट में एक और पेपर आ गया और इंस्टीट्यूशन के इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। आपके पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर वो है जबकि आपके द्वारा की गई रिसर्च उसका सीधे सीधे लाभ जो है वो मानव कल्याण के लिए हो, वो सीधे सीधे ट्रांसलेट हो, वो एक प्रकार से सॉल्यूशन साइंस का पार्ट बने और उसके कारण जो लोगों की मूल जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। हम सब जानते हैं कि जो एनवायरमेंटल हेल्थ से जुड़े हुए पक्ष हैं इसमें बहुत सारी अभी भी गंभीर समस्याएं चल रही हैं। दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि 91% लोग शायद वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनको जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मिलती है उसमें जितने पॉल्यूटेंट्स अलाउड है उससे ज़्यादा उसके अंदर जो है पॉल्यूटेंट्स है, यानी कि 91% कोई कम जो है संख्या नहीं है। और फिर एयर पॉल्यूशन के कारण या एयर में जो भी पॉल्यूटेंट्स है वो कोई PM 2.5 है, PM 10 है, कोई नाइट्रस ऑक्साइड या जो भी कुछ है उसके कंटेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू 2018 विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट 4.2 मिलियन जो है दुनिया के अंदर इसके कारण जो है इवन डेथ्स होती हैं। वाटर पॉल्यूशन के कारण या वाटर में आपके जो माइक्रोबायोलॉजिकल या केमिकल कंपोनेंट्स के कारण भी 1.8 मिलियन तक। ये कितने इस डाटा के अंदर किस लेवल तक इसकी समझ लीजिए कि गहराई हो सकती है, उस डाटा के नंबर पर हम ना जाए, लेकिन ये तो निश्चित रूप से तय है कि जो भी हमने हमारे जीवन में परिवर्तन लाए हैं उसके कारण जिस प्रकार से हम अपने आसपास मदर अर्थ को प्लैनेट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके कारण जो पानी के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है, उसके कारण जो हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी का एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, उसके कारण जो हमारी सॉइल बर्बाद हो रही है, उसके कारण जो हमारे दूसरे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स और दूसरी चीज़ें। और अभी मैंने जो ऊपर लेबॉर्ट्रीज में देखा तो अच्छा लगा कि भाई किस केमिकल का क्या इस्तेमाल सॉइल में हो रहा है और उसके कारण कितना बॉडी में भी कितना जो है उसके सिस्टम्स के ऊपर, एंडोक्राइन्स के ऊपर, किस किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो सारे जितने भी इस प्रकार के पहलू हैं जिसमें कि एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर हमारे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, एनवायरनमेंट के कारण यानी हेल्थ पर हमारे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, एनवायरनमेंट को जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उसकी एक प्रकार से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये शायद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और इस संस्थान को अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए। ये कोई रूटीन छोटी मोटी रिसर्च कर दिया और उसके अंदर से कोई हमने पेपर पब्लिश कर दिया, आई थिंक ये इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने 125 करोड़ रुपया इस संस्थान को बनाने के लिए खर्च किया है ICMR के माध्यम से। मध्य प्रदेश शासन ने 20 एकड़ इसके लिए ज़मीन दी है। एक बहुत सुंदर एक कैंपस यहाँ पर डेवलप हुआ है जो कि अपने आप में एक अच्छा आइडियल कैंपस हो सकता है। अभी बैठे बैठे मेरे मन में विचार आ रहा था कि जो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ कुछ विशेष किस्म की चीज़ों को अगर शोकेस किया जाए तो वो उस कैंपस की एम्बियंस के साथ वो ब्लेंड हो जाती हैं। तो जब मैं अपना ध्यान कर रहा था तो मुझे ध्यान आ रहा था कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर जिसमें सोलर एनर्जी का प्रयोग किस प्रकार से और ज़्यादा यूजफुल तरीके से, उदाहरण के लिए ये हमारी जो CSIR की
हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिसर्च लेबोरेटरी है बंगाल के अंदर दुर्गापुर में, उसने सोलर ट्री विकसित किया। डॉक्टर बलराम भार्गव तो हमारे घर पर आए हैं, उन्होंने देखा है, उसको शोकेस करने के लिए उन्होंने हमारे CSIR के दफ्तर में भी और हमारे घर पे भी लगाया था। और उसके बाद तो उसको सोलर ट्री को लगाने के लिए देश में पार्लियामेंटेरियंस के बीच में भी काफ़ी उत्साह हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब उस सोलर ट्री के माध्यम से बहुत सारी की सारी जो कैंपस की जो लाइट्स हैं, यद्यपि यहाँ और भी सोलर के लिए आपने व्यवस्थाएं विकसित की है, लेकिन ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर वैज्ञानिकों ने कुछ भी करके और एस्टैब्लिश कर दिया है। सोलर वाटर प्योरीफायर है जो कि सिर्फ सोलर एनर्जी से सारे जो है वाटर की प्योरीफिकेशन कर रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें उनको एक तो यहाँ का एम्बियंस इम्प्रूव करने के लिए और एक इसको देश के सामने, मध्य प्रदेश के सामने शोकेस करने के लिए, क्योंकि हर एक इस प्रकार की जो वैज्ञानिकों की खोज है वो हर जगह शोकेस नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसी जगहों पर जो संबंधित जगह हैं उनके ऊपर वो शोकेस की जा सकती है। दूसरी बात जो मेरे यहाँ पर मन में आई, क्योंकि ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहते हुए जब 2 वर्ष काम किया उस मंत्रालय में, तो हमने ये महसूस किया कि हम एनवायरनमेंट के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े रिसर्च की बातें करते हैं, बड़े बड़े ग्रीन हाउस गैसेस की बातें करते हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, उसके कारण जो ये गैसेस पैदा हो रही हैं या उसके कारण जो दुष्प्रभाव हो रहा है उसकी तो हम बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए, एनवायरनमेंट पर दुष्प्रभाव ना पड़े, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए जो इंसान को करना है वो छोटे छोटे काम, यानी एक नहीं सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे काम जो हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में कर सकते हैं, जिनको करते करते हम जैसे कहते हैं कि खेल ही खेल में हम थोड़ा सा अपना एक कंट्रीब्यूशन, अपनी एक आहुति हम एनवायरनमेंट के प्रति हम जो है रख सकते हैं। अभी जैसे आपने देखा यहाँ पर ये गिलास रखे हुए हैं, इनमें सब में पानी भर के ऐसे रख दिया गया है, एक ट्रेडिशन बन गया है। यहाँ हो सकता है कि लकीली यहाँ पर अच्छी बात है कि यहाँ प्लास्टिक की बॉटल नहीं है, लेकिन अभी ये थोड़ी देर बाद हम देखेंगे सब पानी जो है यहाँ से जो है सीधा हमारे सिंक में चला जाएगा, क्योंकि अब इसका कोई यूज़ नहीं है, किसी को ना पीना था ना, लेकिन ये हमने सजा दिया है। या हम पूरा का पूरा पानी का गिलास भर के लोगों को देते हैं, पीते वो इतना सा है, इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे हमने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में काम करते करते 700 से ज़्यादा ऐसे छोटे कामों के ऊपर रिसर्च किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनको डेवलप किया और हमने उनको कामों को नाम दिया ग्रीन गुड डीड्स। और हमने फिर समाज के अंदर लोगों से ये कहा कि आप अपने जीवन में कोई एक दिन में एक भी ग्रीन गुड डीड के ऊपर आप फोकस करके उसको अपने जीवन के अंदर अपना लीजिए। घर के अंदर अगर 20 कमरे हैं और 20 के 20 कमरों के अंदर बत्ती जल रही है, आप एक कमरे में बैठे हैं, तो आप छोटे से आपके प्रयास से जो है, अभी ये भी उसी दिशा में साइंटिफिक प्रयास है कि जब जाते हैं तो बिजली जलती है, बाहर निकलेंगे तो बिजली ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, लेकिन ये तो सब जगह नहीं हो सकता है। ये तो यहाँ पर हो गया, एक आइडियल है। यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके घर में भी ये व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो ऐसे 700 से ज़्यादा ग्रीन गुड डीड्स को हम लोगों ने विकसित किया और लोगों से कहा कि आप इन ग्रीन गुड डीड्स को अपने जीवन के अंदर अपनाइए और इसके लिए जिसको अपनाना है या इसके लिए अपना जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करिए। और हमने कहा कि ये आपका ग्रीन गुड बिहेवियर है और इस ग्रीन गुड डीड को अपनाना और इसके लिए ग्रीन गुड बिहेवियर करना, ये आपकी सबकी ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम सब मिलकर देशवासी करें तो थोड़े कंट्रीब्यूशन से हमें देखने को मिलेगा कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर
क्वालिटेटिव। अभी जो रिसर्च है, रिसर्च तो ये बता देगी कि इस केमिकल के कारण इतना हमारे एंडोक्राइन के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा, लेकिन दुष्प्रभाव पड़ रहा है ये तो हमको सबको पता ही है। हमको सबको पता है कि जो है कोविड काल के अंदर अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट में PM 2.5 और PM 10 ज़्यादा था, पॉल्यूटेंट ज़्यादा थे, तो वहाँ पर जो है कोविड का ट्रांसमिशन जो है वो भी ज़्यादा था। हम सबको पता है कि अगर इंडोर हमारा एरिया जो है उसमें वेंटिलेशन ठीक से नहीं था तो इंडोर एयर के अंदर भी उसको किल करने के लिए कोई अल्ट्रावायलेट रेज आने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको अनुभव से भी पता लग रही हैं। तो जहाँ एक तरफ किसी भी संस्थान में साइंस रिसर्च उसकी गहराई में डूबना, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका जो सोशल इम्पैक्ट है, सोशल डिटर्मिनेंट्स है, उसके लिए जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा सोशल कनेक्ट है लोगों के साथ, वो भी हमारे को जिम्मेदारी के साथ करना है। जो साधारण लोग हैं वो भी हम देखते हैं कि जाने अनजाने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो करते रहते हैं, लेकिन अगर बड़े संस्थान, बड़े वैज्ञानिक, बड़े इंटेलेक्चुअल एक्यूमेंट के लोग अगर लेबॉर्ट्री से भी बाहर निकलकर और सोसाइटी के लिए क्या उसकी आवश्यकता है उसका भी डायग्नोसिस करके और उस संदर्भ में भी जो है कोई जो सोशल एक्टिविटीज़ को स्ट्रेंथन करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह के बड़े संस्थान हैं इनको बनाने की जो सही मायने में सफलता और सार्थकता हो सकती है बड़े पैमाने पर। आज एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट के माध्यम से अपने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, वो सब चीज़ों की, बीमारियों की डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। इतने सारे विषय जिन पर आपको रिसर्च करना है, आप रिसर्च करते हैं, और जो हमारे एनवायरनमेंट के अनेक किस्म के पॉल्यूशन से उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज एक बड़ा चैलेंज हम सबके सामने जो पिछले 1 साल में आया वो कोविड का चैलेंज था। ऐसा चैलेंज आया जो कि शायद किसी ने, कम से कम जो जनरेशन आज जीवित है उसने अपने जीवन काल में ऐसा चैलेंज नहीं देखा था। लेकिन बधाई के पात्र हैं हमारे वैज्ञानिक लोग कि जिनकी अभूतपूर्व प्रतिभा के कारण, जिनके द्वारा समर्पण भाव से काम करने के कारण हमने 1 साल में वो सब कुछ अर्जित किया कि लोग 2020 को कोविड के साल के रूप में भी याद करते हैं, और 2020 को आने वाले वर्षों के अंदर ये ईयर ऑफ साइंस, ईयर ऑफ साइंटिस्ट, ईयर ऑफ साइंटिफिक अकम्प्लिशमेंट्स इस नाते भी याद किया जाएगा। ICMR को हम सब जानते हैं कि विशेष रूप से कहाँ एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी। आज सुबह 2412 लेबॉर्ट्रीज जो है भारत के अंदर हमने जो है कोविड के वायरस को डिटेक्ट करने के लिए खड़ी कर दी हैं। कहाँ हमने दुनिया में सबसे पहले वायरस को आइसोलेट करके दिखा दिया, बाद में म्यूटेशन आया, म्यूटेशन को हमने आइसोलेट करके दिखा दिया, और फिर जब वैक्सीन बनाने का समय आया तो वो भी हमारे वैज्ञानिकों ने, उसमें ICMR ने एक पर्टिकुलर वैक्सीन में भी कंट्रीब्यूट किया। लोगों ने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ जो ट्रुथ होता है उसकी जो पावर होती है वो अनबीटेबल होती है, उसको वो अल्टीमेटली प्रिवेल करता है। और हमने देखा कि बाद में सारी चीज़ें किस प्रकार से हुई। आज दुनिया के सामने 2 वैक्सीन्स भारत लोगों को दे चुका है। दुनिया के 71 देशों को आज हम वैक्सीन दे रहे हैं, और शायद बड़ी संख्या में देश हमें कह रहे हैं कि हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए। और ये कोई साधारण छोटे छोटे देश नहीं, इसमें बड़े कनाडा, ब्राज़ील जैसे बड़े बड़े विकसित देश भी हैं जो कि भारत की वैक्सीन का बहुत उत्साह के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। और शायद 1 करोड़, आज मैं सुबह देख रहा था, 1,84,00,000 डोजेज जो है पूरे भारत के अंदर लग चुकी हैं, और कल ही 20 लाख से ज़्यादा डोजेज जो है भारत के लोगों को पूरे भारत के अंदर मिली हैं। टेस्ट 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 लोग कहा करते थे, तो जहाँ 6 महीने 8 महीने पहले सारे हमारे देश में यही कहते थे इतने कम टेस्ट, इतने कम टेस्ट, तो आज हम
1 मिलियन से ज़्यादा रोज़ टेस्ट करते हैं। 23 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट हम भारत के अंदर लोगों के कर चुके हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा वैक्सीन्स और आने वाली हैं। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में मैं भी सुबह मंत्री जी से भी बात कर रहा था, तो मैं वहाँ से अपने गेस्ट हाउस से यहाँ तक आते हुए मैंने उनको दिखाया रास्ते के ऊपर जो है कितने लोगों ने मास्क को पहना हुआ था, कितने लोगों ने मास्क को ठीक से नहीं पहना हुआ था, कितने लोगों ने मास्क अपने जेब में रखा हुआ था, और कितने लोग अब आजकल मास्क वगैरह का नाम ही शायद भूल गए हैं। आज जो केसेस बढ़ रहे हैं, आज जो 6 स्टेट्स के अंदर 86% से ज़्यादा केसेस हैं, या अभी पूछ रहा था मैं मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी पहले 200-300 तक आ गए थे, अब 600, अभी कल भी 680 या कितने केसेस आए। अभी धीरे धीरे जो थोड़ा करके केसेस बढ़ रहे हैं। एक स्टेज पर हम ये सारे दुनिया के अंदर जो है हम लोगों ने स्टेबलाइज कर दिया। तो अभी लोगों की लापरवाही के कारण, लोगों के कैजुअल अप्रोच के कारण, लोगों की गलतफहमी के कारण, लोगों को लगता है वैक्सीन आ गई अब सब कुछ हो गया, कोविड अब ठीक हो गया, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। और कभी कभी जब पढ़े लिखे लोगों को भी मैं देखता हूँ कि उनका मास्क भी गले पे लटका होता है, तो मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ और दुख होता है कि भाई इनको जो है कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा, इनको समझ कब आएगी। क्योंकि अभी शायद सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही है कि हम इस एक तरफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आंदोलन के रूप में देश में, समाज में इसको डेवलप करके रखें, इसमें कोई किसी प्रकार की कमी ना आने दें, और वैक्सीन लगाने के लिए जो है तो एक जन आंदोलन देश के अंदर विकसित करना है। उसके अंदर सब लोग मिलकर कोऑपरेट करें, कंट्रीब्यूट करें, खाली अपने घर के लोगों को ही नहीं, अपितु अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, अपने संस्थानों में काम करने वाले सभी लोगों को ढूंढ कर, पूछ कर, उनको रजिस्टर करवा के, उनको वैक्सीनेशन सेंटर पर भेज कर उनको वैक्सीन लगवाना, और शायद जो साइंस है उसको ठीक प्रकार से रिस्पेक्ट करना। वैक्सीनेशन के पीछे की साइंस जो है, कोविड को हैंडल करने के पीछे की जो साइंस है, और इस सारे विषय के ऊपर मैंने कई बार बोला कि इस विषय के साथ जुड़ी हुई पॉलिटिक्स को सब लोगों से हम कहते हैं कि इसको पूरी तरह से एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये वैज्ञानिक लड़ाई है, ये पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, और इसलिए सब लोग मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। ये तो आपका इंस्टीट्यूशन और विषय ऐसा है कि इसके ऊपर लंबी बात लंबे समय तक की जा सकती है, लेकिन जब अगली बार यहाँ पर आने का मौका मिलेगा तो अभी नाम इसका हो गया है, लेकिन खाली नाम और बिल्डिंग से किसी भी संस्थान का नाम नहीं होता। नाम इसका बहुत सुंदर है, क्योंकि शायद अपने आप में अकेला है, भी नहीं होगा, लेकिन इस नाम और इस कैंपस की सुंदरता और गरिमा के अनुरूप इस संस्थान को उस ऊंचाई तक लेकर जाना कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो इसके सामने बौने दिखाई दे, ये हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए। और इस सपने को साकार करने के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों को इस काम में लगना चाहिए। भले ही आपके जितने भी वैज्ञानिक हैं, मान लीजिए 25 हैं, 30 हैं, कोई भी चेंज लाने के लिए कोई 100,000 2,000 लोगों की ज़रूरत नहीं होती। 2-4 आदमी भी जो है वो अगर डेडिकेशन के साथ एक बार निर्णय कर लें और एक बार लक्ष्य तय कर लें और उसके ऊपर जज्बे के साथ काम करें तो वो काम हो सकता है। उसी भाव से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमको प्राप्त है। वो भारत को नया इंडिया, अगले साल 75 वर्ष की जब सालगिरह होगी आज़ादी की, तब एक नया इंडिया भारत को देना चाहते हैं। आने वाले वर्षों में इसको भारत को एक विश्व गुरु भारत बनाना चाहते हैं। और आपने देखा है कि आज इस वैक्सीन मैत्री के माध्यम से पूरे भारत की, सारे दुनिया के अंदर पूरी प्रशंसा हो रही। बड़े से बड़ा देश भी जो है वो भारत की इस कल्पना के ऊपर जो है नतमस्तक होकर भारत का अभिनंदन कर रहा है। और इसके लिए हमको सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। यही लक्ष्य
और यही स्वप्न लेकर आज आप सब लोग यहाँ से जाएंगे तो इस कार्यक्रम की सफलता होगी। मेरी ढेर सारी शुभकामना इस इंस्टीट्यूशन के सभी वैज्ञानिकों को, और आज के इस कार्यक्रम में जो भी आए हैं उनको मेरी बात सुनने के लिए धैर्यपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका उद्बोधन अत्यंत उत्साहवर्धक था और निरेह में हम सबका प्रयास रहेगा कि आपकी आशा के अनुरूप हम इस संस्थान को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व में अग्रणी संस्थान के रूप में स्थापित करें। हमारे संस्थान ICMR निरेह के क्रियाकलापों और कुछ अन्य जानकारी का एक संक्षिप्त संकलन निरेह एट अ ग्लांस पुस्तिका में किया गया है। मैं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे संस्थान की इस पुस्तिका का विमोचन करके हमें अनुग्रहित करें। मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमारे इस कार्यक्रम को चिरस्मरणीय बना दिया है और हम अपने सम्माननीय अतिथियों का अभिवादन करने के लिए इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। इसी तारतम्य में मैं हमारे महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार, को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। मैं पुनः हमारे महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन, को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। अब मैं हमारे निदेशक डॉक्टर R तिवारी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव जी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। कार्यक्रम के अंत में अब मैं हमारे संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश सब्दे सर से अनुरोध करती हूँ कि वो आकर धन्यवाद ज्ञापन करें। मंच पर उपस्थित माननीय विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, मेरे वरिष्ठ अधिकारी, सभागृह में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण एवं मेरे साथियों, आज हमारे लिए एक बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है और यह आनंद द्विगुणित हो गया जब कल मुझे पता चला कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75 वर्षगांठ की
मतलब अमृत महोत्सव की घोषणा कर दी है। इस अमृत महोत्सव में अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई गई है और आज का यह लोकार्पण कार्यक्रम इस श्रृंखला का सबसे पहला कार्यक्रम है। अपनी इस उपलब्धि पर मैं अपने संस्थान पर और अपने टीम के लिए गर्व महसूस करता हूं और उस सारी टीम के तरफ से मैं अपना ये धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा हूं और ये मेरा सौभाग्य है। इस ज्ञापन में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय श्री हर्षवर्धन जी का, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के। मंत्री जी अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद यहाँ स्वयं पधारे। आने के बाद इस इमारत का उन्होंने लोकार्पण किया। उसके बाद उन्होंने हमारी प्रयोगशालाएं, हमारी भवन एवं हमारे संशोधन का बड़ा बारीकी से अभ्यास किया। इस अभ्यास के आधार पर उन्होंने हमारी भरपूर प्रशंसा की और हमारा मनोबल बढ़ाया। साथ ही उन्होंने हमें और बेहतर बनाने के लिए कई सारे उपयुक्त सुझाव दिए। इन सुझावों के साथ ही उन्होंने हमारी जिम्मेदारियां जैसे कि साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रीन गुड डीड, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी और हमें इस बात के लिए सुझाव दिया कि हम इस संस्थान को एक इंटरनेशनल लेवल का संस्थान बनाएं। सर, हम वादा करते हैं कि हम आपकी अगली बार